Hello, good morning. For the moment you all were waiting have now been arrived under the guidance of Rana sir, which have formed a new channel, Rana Study Sir. We are going to start English grammar and that too from basic. आप सभी का स्टडी विद राणा सर में स्वागत है और आज से लगभग हर सब्जेक्ट को हमारी पूरी टीम के द्वारा कवर किया जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रामर शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के स्कूल कॉलेज सबको कवर करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश। स्टूडेंट, हम बात करेंगे इंग्लिश, बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे। जो बच्चे जो स्टूडेंट बिल्कुल वीक हैं अपने आप को वीक न समझेंगे, क्योंकि हम ऐसे टेक्निक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि सबको अच्छे से कंप्रीहेंड हो, समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास इंग्लिश। सबसे पहले सवाल ये आता है कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। फर्स्ट क्वेश्चंस विच अराइज व्हाट रियली इंग्लिश इज। सो आंसर ऑफ दिस इज दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। समटाइम क्वेश्चन आर आल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में इंग्लिश का कौन सा स्थान है, इंग्लिश कौन सी स्टेटस प्राप्त की हुई है। तो भारत में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है। इन इंडिया इंग्लिश हैज गॉट द स्टेटस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ऑलवेज कीप इन योर माइंड। Another questions in perspective of competitive exams, it is also asked. Next point, it is also asked as per NCF 2005, what place or what status of English is। ये भी पूछ लिया जाता है कि NCF 2005 के तहत अंग्रेजी कौन सी भाषा है। शायद आपको दिक्कत होगी एनसीएफ क्या होता है। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 के तहत अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज यानी वैश्विक भाषा माना गया है। मुझे उम्मीद है कि अब तक दो तीन पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस किया है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो अब तक हमने ये सीखा कि अंग्रेजी एक भाषा है। भारत में अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है। वहीं एनसीएफ 2005 के तहत अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज यानी वैश्विक भाषा माना गया है। अब हमने तो यहां तक पढ़ा कि इंग्लिश एक भाषा है। ये जो भाषा है ये साउंड से बनती है और ये साउंड लेटर से बनता है। और लेटर में आपको पता है वावेल होती है और कॉन्सोनेंट। वावेल की अगर हम बात करें तो वावेल की जो संख्या है वो है 5 और कॉन्सोनेंट 21। वावेल को हम देंगे तो ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट में आते हैं। इस लेटर से बनता है हमारा वर्ड और वर्ड से हमारा बन जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट कीपिंग इन माइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश वी विल हैव टू टेक ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट एज ए कॉम्पिटिटिव वंस। हियर वी विल अंडरस्टैंड, यहां पर हम समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच हम कहते किसे हैं। तो जहां पर पोजीशन हो, फंक्शन हो, उसे ही हम कहते हैं parts of speech। Let I write this position,
प्लस फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, लेट आई रिपीट वंस अगेन, पोजीशन प्लस फंक्शन इज इक्वल टू parts of speech. I hope you all might have understand the point which I have discussed so far. मुझे उम्मीद है कि अब तक जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट। आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या जो होती है 8 होती है। पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। अब यहां से हम एक एक करके सारे जो 8 पार्ट हैं इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है नाउन। आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे नाउन के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम कंपटीशन को और एकेडमिक दोनों को ध्यान रखते हुए डिस्कस करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तो बात आती है नाउन की। नाउन होती क्या है? आप लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा होगा, नाउन इज नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रेटजी कुछ चेंज कर किया हुआ है। जब बात आती है कि नाउन नाउन क्या है, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि नाउन इज इक्वल टू नेम, यानी नाउन बराबर नाम, नाम बराबर नाउन। यानी संज्ञा हम किसी के नाम को ही कहते हैं, और जब नाम होगा तो संज्ञा होगी। किसका नाम हो सकता है भाई? किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, और किसी थिंग्स का नाम हो सकता है। तो यहां तक ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है पार्ट ऑफ स्पीच का। इसके बाद एक एक करके हम पूरे डिटेल में चलेंगे। यहां तक आप बस इतना समझिए कि नाउन बराबर नाम, नाम बराबर नाउन। अब सवाल ये होता है भाई किसका नाम? दुनिया में किसी भी चीज का नाम ही नाउन कहलाती है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। आगे हम बात करेंगे प्रोनाउन कि प्रोनाउन क्या है। आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउंस, लेकिन हमने यहां पर चेंज किया हुआ है ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ में आए। प्रोनाउन को सिर्फ इतना समझेंगे, प्रोनाउन इज इक्वल टू प्रॉक्सी ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं राम इज इल, सो he cannot come today। ध्यान दीजिए यहां पर राम एक व्यक्ति का नाम है और बोले कि राम इज इल, राम बीमार है। तो इस नाउन की रिपीटिशन न हो इसलिए हम राम के जेंडर को ध्यान रखते हुए उसके बदले में यहां पर हमने प्रोनाउन ही का प्रयोग किया है। लेकिन एक बात आपको प्रोनाउन के लिहाज से याद रखने वाली यह है कि प्रोनाउन प्लस नाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं इट बुक इज माइन, यहां पर जो इट है ये भी प्रोनाउन है, बुक ये आपका नाउन है। तो कह सकते से सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप यहां पर ट्रिक याद रखिएगा कि प्रोनाउन प्लस नाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते। आगे जब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल आप इंट्रोडक्शन ध्यान दीजिए। अब चलिए हम चलते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हम यहां पर सिर्फ एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हम सिर्फ समझेंगे ACT, यानी एक्शन,
कंडीशन, P पोजीशन। स्टूडेंट, जिस वाक्य में एक्शन हो, कंडीशन हो, पोजीशन हो, उसे ही हम कहते हैं वर्ब। बिकॉज आफ्टर सर्विंग ए लॉन्ग टाइम्स एनी पर्सन गॉट प्रमोशंस एंड इट हैज आल्सो हैपेंड इन केस ऑफ वर्ब। वर्ब को हम विभिन्न डिफिनेशन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल अगर टर्म्स में देखें, बिल्कुल संक्षिप्त में देखें, तो हम सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि वर्ब बराबर एसीपी। ठीक ना, कोई दिक्कत हो नहीं रही आपको। आइए आगे चलते हैं हम एडवर्ब। अब एडवर्ब को देखेंगे कि भाई एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब जो होता है ये क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की, और साथ ही साथ एनोदर एडवर्ब की भी एक विशेषता बताता है। चलिए थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ इसकी जो संख्या है 8 है। सबसे पहले हमने जिक्र किया था नाउन की। नाउन मैंने आपको बताया कि नाउन बराबर नाम, नाम होगा नाउन होगी, नाउन होगी तो नाम होगा। यानी दुनिया में किसी भी नाम को हम नाउन ही कहते हैं। आगे हमने बताया प्रोनाउन कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोनाउन इज इक्वल टू प्रैक्सी ऑफ नाउन। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि प्रोनाउन और नाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसके ठीक बाद हमने बताया आपको वर्ब। वर्ब क्या होती है, तो वर्ब में आपको याद रखना है कि वर्ब इज इक्वल टू एसीपी, यानी एक्शन, कंडीशन, पोजीशन। जहां पर एक्शन हो, कंडीशन हो, पोजीशन हो, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। और बात आती है एडवर्ब की। So then let's see what specific point is in adverb। आइए अब हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। तो जो एडवर्ब होती है ये क्वालिफाई करती है, ये विशेषता बताती है किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की, और साथ ही साथ किसी अन्य एडवर्ब की, अनदर एडवर्ब की। इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, इट इंक्रीज द डिग्री ऑफ वर्ब। वर्ब को देखिए अगर हम एडवर्ब के पर्सपेक्टिव से, तो जो पहला पॉइंट इसमें है कि जो एडवर्ब होती है यह वर्ब की डिग्री को इंक्रीज कर देती है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी स्पीक्स पोलाइटली। देखिए पहले मैंने बताया कि जो एडवर्ब होती है किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब क्वालिफाई करती है। इसका जो पहला पॉइंट है इसमें यह है कि इट इंक्रीज द डिग्री ऑफ वर्ब। यह जो एडवर्ब है वर्ब की डिग्री को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। एग्जांपल से मिलते हैं इसको। कह रहा है कि सी स्पीक्स पोलाइटली, यानी वह बोलती है। सी स्पीक्स, वह बोलती है। यहाँ पर जो स्पीक है आपका वर्ब है। यहां तक तो बात हमारी कंप्लीट हो रही भाई, सी स्पीक्स बोलती है, लेकिन एक एडवर्ब यहां पर ऐड हो रहा है पोलाइटली, और वो बता रहा है तो बोल ही नहीं रही है, बिल्कुल विनम्रता से बोल रही है। तो ये एडवर्ब इस वर्ब की डिग्री को इंक्रीज कर दे रहा है। हम कहते हैं हम पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, दूसरा पॉइंट एडवर्ब को हम देख लें। इसमें है कि इट इंक्रीज
of adjective. Student, you have to keep your minds. And the second point of adverb, it has been said or mentioned that adverb increase the degree of adjective. जो adverb होती है किसी adjective की डिग्री को बढ़ा देती है. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से. राधा is a very ब्यूटीफुल गर्ल. देखिए कह रहे कि राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स. यहाँ पर ये भी कहा है राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल्स. राधा एक सुंदर लड़की है. लेकिन इस ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है इसके पहले एक एडवर्ब आ रही है वेरी, और ये बता रही है कि राधा सुंदर ही नहीं है, बहुत सुंदर है. यानी एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के डिग्री को भी इंक्रीज कर देती है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका. इट इंक्रीज द डिग्री ऑफ another adverb. You would have never thinks that an adverb also increase the degree of another adverbs, but in such a case adverb also do the work of that. यानी कह रहे हैं कि जो एडवर्ब है किसी दूसरे एडवर्ब की डिग्री को भी बढ़ा देता है. चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं. She is speaking very politely. देखिए यहां पर कह रहा है कि she is speaking, वह बोल रही है. यहां पर भी स्पीकिंग है वर्ब, इसके ठीक बाद वेरी जो हमारा है एडवर्ब, और पोलाइटली ये भी हमारा एडवर्ब. तो एक एडवर्ब की डिग्री को दूसरे जो एडवर्ब है ये बढ़ा दे रहा है और बता रहा है कि वो बोल रही है विनम्रता से नहीं, बहुत विनम्रता से. तो यहाँ पर हमारा कवर हुआ एडवर्ब. आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो एडवर्ब होती है वर्ब एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करती है. पहला हमने देखा था कि इट इंक्रीज डिग्री ऑफ वर्ब, ये वर्ब की डिग्री को बढ़ाती है. दूसरे में हमने देखा था इट इंक्रीज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव डिग्री को बढ़ाती है. एग्जांपल आपके सामने है. और तीसरा हमारा था इट इंक्रीज द डिग्री ऑफ अनदर एडवर्ब. चलिए अब हम बात करेंगे कन्वर्सेशन. आप सोच रहे हैं सर सीक्वेंस वाइज क्यों चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, कवर सब करना है. कंजक्शन, भाई कंजक्शन क्या होता है? अगर इंग्लिश ग्रामर में देखें तो कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल है, और इस चीज को हम बहुत आसानी से आपको समझाने वाले हैं और आप समझेंगे. कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन को बिल्कुल संक्षेप में समझेंगे. कंजक्शन में कुछ कंजक्शन क्या होता है हम बताएंगे भैया. कि कंजक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. This type of point usually we see in math, but I have also introduced this in English. इसको आपको मैथ में देखते हो कि मैंने इसको इंग्लिश में भी इंट्रोड्यूस किया है. कंजक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप सीधा बताओगे कि जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है उसे ही हम कहते हैं कंजक्शंस. दूसरा पॉइंट है आप इस कंजक्शन को कनेक्टर भी कह सकते हैं. चलिए आप बड़े हैरान हो सकती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में समझाना है एग्जांपल. चलिए एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने ये कहा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तभी उसे कंजक्शन कहेंगे. यानी कहने का मतलब ये कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में नाउन होगी तो राइट हैंड साइड में भी नाउन होगा. यहाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रोनाउन होगी तो राइट हैंड साइड में भी प्रोनाउन होगा. कैसे लिखेंगे? राम
यहां पर राम एक नाम है, श्याम भी एक नाम है, और दोनों को जोड़ने वाला एंड एक कंजक्शन है। यानी कंजक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में भी नाउन और राइट हैंड साइड में भी नाउन, इसलिए क्या हमारा कंजक्शन है। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो आप इस साइड राइट देखते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन डिनोट रिलेशनशिप। जो प्रीपोजिशन होता है यह संबंध इंगित करता है, संबंध बताता है। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, the book या फिर द रामायण इज ऑन टेबल। जो रामायण की बुक है वो टेबल पर है। इस रामायण और टेबल के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है एक प्रीपोजिशन है ऑन, जो बता रहा है जो बुक जो रामायण है वो टेबल पर है। तो फिलहाल हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही लेते चले कि आगे चलकर चले जाएंगे। तो प्रीपोजिशन समझिएगा कि डिनोट रिलेशनशिप के संबंध स्थापित करता है। चलिए आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंटरजेक्शन को हम बिल्कुल संक्षेप में लेंगे और कितना समझेंगे। इंटरजेक्शन नो मीनिंग ओनली फीलिंग। इंट्रोडक्शन बस हम क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हम डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।